नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल साइंस बाई अनिल सर पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं धातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाने पे क्या होता है। तो पिछले वीडियो में हम धातुओं के रासायनिक गुणधर्म देख रहे थे, उसी क्रम में हम आज आगे बढ़ रहे हैं और आज है धातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया। जब धातुओं के अम्ल के साथ क्रिया करवाई जाती है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है, यानी धातुएं जब अम्ल से क्रिया करेंगी तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। इस अभिक्रिया में जो भी समीकरण होंगे उनको हम इस यहाँ पे लिखेंगे और उनको साथ साथ संतुलित भी करेंगे। तो देखते हैं धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया। पहले इसमें लिखे धातुएं अम्लों के साथ क्रिया करके लवण व हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। यानी इसका फॉर्मूला इस प्रकार से हो जाएगा, धातु प्लस अम्ल और इनकी क्रिया से बनेंगे लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। छोटा सा पॉइंट है, धातुएं अम्ल से क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, लवण और हाइड्रोजन गैस। जैसे धातु ले सोडियम, इसकी क्रिया HCl से करवा दें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, तो यहाँ पे बनेगा Na है, OCl के साथ जुड़ेगा तो लवण बन जाएगा सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस है वो अलग हो जाती है। समीकरण को संतुलित करने के लिए हाइड्रोजन को बराबर करना होगा, तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। 2 लगाते ही हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या बराबर हो गई, लेकिन क्लोराइड के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है। क्लोराइड के परमाणुओं की संख्या को बराबर करने के लिए यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 2 लिखा, सोडियम के परमाणुओं की संख्या उत्पाद में 2 है और अभिकारक में केवल 1 है, इसलिए इसको भी 2 करने के लिए यहाँ पे 2 से गुणा करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जैसे पोटेशियम, इसकी क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाते हैं H2SO4। तो पोटेशियम है वो सल्फेट के साथ जुड़ेगा और यहाँ पे लवण बनेगा पोटेशियम सल्फेट K2SO4। यानी सल्फेट की संयोजकता 2 होती है, उसको यहाँ लिख दिया। पोटेशियम की संयोजकता 1 होती है और साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है। समीकरण को संतुलित करना चाहिए तो बाकी सबके परमाणुओं की संख्या तो बराबर है, केवल पोटेशियम के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है। उत्पाद में 2 है, अभिकारक में केवल 1 है, इसको 2 करने के लिए यहाँ पे 2 लिख देंगे। और लेते हैं जैसे कैल्शियम धातु लें, इस कैल्शियम की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवाएं। तो कैल्शियम धातु की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवाने पे कैल्शियम क्लोराइड बनता है CaCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी। परमाणुओं की संख्या को बराबर करना है, यानी समीकरण को संतुलित करने के लिए यहाँ 2 लिखना पड़ेगा। इस प्रकार से ये समीकरण संतुलित हो गया। तो धातुएं हैं वो जब अम्ल से क्रिया करती है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बना लेती हैं। इसी कारण ये कहा जाता है कि जो खाद्य सामग्री होती है उसको धातु के पात्र में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो उस धातु से क्रिया कर लेगा। जो खट्टी खाद्य सामग्री है उसमें अम्ल होता है, अम्ल धातु से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बना लेता है, जिस कारण वो खाद्य सामग्री खराब हो जाती है। इसीलिए खट्टे जो खाद्य पदार्थ हैं उनको धातु के पात्र में नहीं रखना चाहिए। इसके बाद अगला चौथा गुणधर्म लेते हैं कि धातुओं की अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ अभिक्रिया। चौथा गुणधर्म है धातु लवणों के विलयन के साथ धातुओं की अभिक्रिया, अर्थात ये एक प्रकार की विस्थापन अभिक्रिया होती है। यानी जब हम धातु के लवण विलयन में कोई दूसरी धातु डालेंगे, अगर डाली जाने वाली धातु अधिक अभिक्रियाशील है
तो वो धातु के लवण विलयन से पहले वाले धातु को तो हटा देगी और उसके स्थान पर वह स्वयं जुड़ जाएगी और वो जो दूसरी धातु है वो विस्थापित हो जाएगी, यानी ये विस्थापन अभिक्रिया होती है। विस्थापन अभिक्रिया के बारे में हम पहले पढ़ भी चुके हैं पहले लेसन के अंदर। तो धातु लवणों के विलयन के साथ जो धातुओं की अभिक्रिया है इसके बारे में लिखें तो इस प्रकार से होगा कि धातु के लवण विलयन में अधिक क्रियाशील धातु डालने पर वह धातु के लवण विलयन से धातु को विस्थापित करके उसके स्थान पर स्वयं जुड़ जाती है। यानी यहाँ पे शर्त ये है कि जो धातु हम डाल रहे हैं वो अधिक अभिक्रियाशील धातु होनी चाहिए, तभी वो लवण विलयन से उसको विस्थापित कर पाएगी। अगर कम क्रियाशील धातु डाली है तो लवण विलयन से वो पहले वाली धातु को नहीं हटा पाएगी, यानी यहाँ फिर विस्थापन अभिक्रिया नहीं होगी। जैसे इसके लिए समीकरण देखें, जो हमने विस्थापन अभिक्रिया में देखे थे वही समीकरण यहाँ पे हम फिर से लिखने वाले हैं कि आयरन सल्फेट है FeSO4, इसके अंदर जिंक धातु डाल रहे हैं। तो सक्रियता श्रेणी के आधार पे हमें पता है कि जो जिंक है वो आयरन से अधिक अभिक्रियाशील होता है, तो ये आयरन को इसके स्थान से विस्थापित कर देगा और स्वयं जुड़ जाएगा और यहाँ पे जो लवण बनेगा वो जिंक सल्फेट बनेगा तथा आयरन है वो विस्थापित हो जाएगा। एक और समीकरण लेते हैं, कॉपर सल्फेट के विलयन में जब जिंक धातु डाली जाती है तो यहाँ पर भी जिंक कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण ये कॉपर को विस्थापित करेगा और यहाँ पे जुड़ के जिंक सल्फेट बना लेगा, ZnSO4 प्लस कॉपर विस्थापित हो जाएगा। इसके अलावा एक समीकरण और लेते हैं कि कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन डाला जाता है। अब यहाँ पे इन दोनों की क्रियाशीलता से हमें पता चल रहा है कि आयरन है वो अधिक क्रियाशील होता है, वो कॉपर को विस्थापित करेगा और यहाँ पे आयरन सल्फेट बन जाएगा तथा कॉपर है वो विस्थापित हो जाता है। तो ये हो गई धातु की लवण विलयन में अन्य धातु डालने पे जो अभिक्रिया होती है। ये एक प्रकार की विस्थापन अभिक्रिया है और ये समीकरण सारे पहले से ही संतुलित हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा प्रश्न फिर से ये आता है कि हमें किस आधार पे पता चले कि कौन सी धातु कम अभिक्रियाशील है और कौन सी धातु अधिक अभिक्रियाशील है। तो इसके लिए आती है सक्रियता श्रेणी। इस सक्रियता श्रेणी के आधार पर ही हमें धातुओं की क्रियाशीलता का पता चलता है। यानी धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पे जब अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो जो श्रेणी प्राप्त होती है उस श्रेणी को कहा जाता है सक्रियता श्रेणी। इसकी परिभाषा लिखते हैं, धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर प्राप्त श्रेणी को
प्राप्त श्रेणी को सक्रियता श्रेणी कहते हैं। सक्रियता श्रेणी कहते हैं। अब सक्रियता श्रेणी का क्रम क्या है, उस क्रम को लिखते हैं क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में। के Na Ca Mg Al Zn Fe Pb H Cu Hg Ag Au, ये हो गई सक्रियता श्रेणी। अब इस सक्रियता श्रेणी को याद करने की एक ट्रिक है और वो ट्रिक भी हम याद लिखते हैं ताकि ट्रिक के आधार पर श्रेणी हमें आसानी से याद हो जाएगी। ट्रिक क्या है वो देखिए, कैसे यहाँ हम लिखेंगे कालू, इससे यहाँ नाम का Mg इसको लिखेंगे माली, कालू नाम का माली, आलू जरा फीका पकाता है। कालू नाम का माली आलू जरा फीका पकाता है। उसके बाद आगे सीयू से लिखें कुण है जी, आगे आओ। कुण है जी, आगे आओ, या यहाँ आऊं भी लिख सकते हैं। तो ये सक्रियता श्रेणी को याद करने की एक बहुत ही शानदार ट्रिक है। एक बार फिर से दोहराते हैं ट्रिक को। कालू नाम का माली आलू जरा फीका पकाता है, कुण है जी आगे आओ। इस आधार पे सक्रियता श्रेणी को हम याद कर लेंगे। तो ये थे धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, जिसको हमने 4 गुणधर्मों की चर्चा की है। पहले हमने देखा था धातुओं की वायु के साथ अभिक्रिया, दूसरा गुणधर्म लिया धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया, तीसरा गुणधर्म था धातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया, और चौथा गुणधर्म धातु लवणों के विलयन के साथ धातुओं की अभिक्रिया। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे का जो टॉपिक है वो हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।